हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। इसी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में है टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और द नॉन अकरेंस ऑफ आइदर डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि दो इवेंट्स हैं ए और बी अगर मेरे पास, अगर आपस में ये इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर एक का होना या नहीं होना दूसरे को वो फर्क नहीं डालता। इवेंट ए हो रहा है और साथ में बी भी कुछ है, बी हो रहा है नहीं हो रहा है, ए का उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे दो इवेंट्स मौजूद हैं तो वो दोनों इवेंट्स आपस में एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। एन इवेंट बी इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट ए इफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अब आप याद करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि पी का होना जबकि ए आपको गिवन होता था। वहां पे एक क्वेश्चन था कि डाइस हमने फेंका उसमें ऑड नंबर आ रहे थे 1, 3 और 5, तो ये ए घटना थी। अब बी घटना ये थी कि आउटकम जो है वो प्राइम नंबर हो, तो 1, 3, 5 ही तो आउटकम था लेकिन उसमें भी प्राइम नंबर होना था, तो वो 3 और 5 थे। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है बी की गिवन ए पे, लेकिन यहाँ पे वो किसके बराबर होने चाहिए, वो पी बी के बराबर होने चाहिए, ए का उससे कोई मतलब नहीं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना है बी की जबकि ए गिवन है वो बराबर है यदि डायरेक्ट बी के, ए से इसका कोई मतलब नहीं। अगर ये दोनों घटनाएं आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। तो देन द टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए बराबर है पी बी के, इससे ही आप कह सकते हैं कि बी ए पर निर्भर नहीं करता है। इसको उल्टा भी कह सकते थे कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए, कि ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी गिवन होगा वो बराबर होगी पी ए के। ये भी आगे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिख सकते थे, वो उस वक्त मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा सिमिलरली पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी। ना बढ़िया, ये तब जब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी गिवन होगा वो बराबर होगी पी ए के। जैसे यहाँ पे बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब गिवन ए होगा वो बराबर होगी पी के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट पी बी बाई, ये हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए गिवन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और पी ए अपॉन बी इतने के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने दोनों में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल ली, इससे भी और इससे भी। बट इन इंडिपेंडेंट केस अभी अभी हमने ये पढ़ा पी बी बाई ए कितने के बराबर होता है पी बी के, और मैंने नीचे लिख दिया था पी ए अपॉन बी बराबर पी ए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए पी बी बाई ए की जगह पे पी पी, तो ये बन गया पी बी पी ए, और पी ए अपॉन बी की जगह पे पी, ये बन गया। तो बस पी ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर आया पी ए और पी बी के। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए पी बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट देखिए, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं A1 A2 से AN, ये पेयर वाइज मतलब इनमें से दो आपस में इंडिपेंडेंट कहलाएंगे कब, जब इनमें से किसी दो का इंटरसेक्शन बराबर होगा पी ए पी, पी ए आई पी ए, जो कोई से भी दो ले लीजिए पी A1 A5 तो पी A1 पी A5 ऐसे ले लीजिए, कैसे भी दो ले ले, वो आपस में हमेशा इस प्रकार की कंडीशन रखी गई है। आई और जे बराबर नहीं है जब भी तो 1 और 2 2 और 3 ऐसे ले। अब देखिए आप थ्योरम फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, P इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी और प्लस पी बी बार इंटू पी ए बाई बी बार। देखिए साहब, वी नो दैट पी ए अपॉन बी इतने के बराबर होता है। ये कहां से होता है, ये लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी और पी ए बाई बी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। मैं और दो लाइनें पहले लिखना शुरू करता कि लेट वी हैव ए इवेंट ए व्हेन, नहीं, वी हैव the probability conditional probability of A when B is given, तो P A upon B बराबर P A intersection B over P B, ये conditional probability की definition और लिख देता इसके ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल लेते। उसके बाद सिमिलरली B की जगह पे B बार लगा देंगे। आल्सो हमें पता है कि ये इतने के बराबर होता है। अब ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसको पता करना, इसको जरा सोचिए कि A इंटरसेक्शन B बार यूनियन A इंटरसेक्शन B ये A के बराबर होता है। सपोज करिए कि आपके पास ये S एक सैंपल स्पेस है, कितने इसमें हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें एक A है और इसमें एक B है, हमने अलग अलग ले लिया दोनों को। तो अगर ये B है तो B बार कितना होगा, कि ये B बार ये सब जितना मैंने लाइन छोड़, बस B का रिंग जो है
वो नहीं, ये ग्रीन वाला जितना भी एरिया है वो सब बी बार है। अब आप जरा से सोचिए कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार में ए और बी बार का कॉमन हिस्सा है, तो ए और बी बार का कॉमन हिस्सा क्या होगा? तो ये ए तो इतना है और बी बार सारा है, बी तो इतना था ये वाला रिंग, बी बार क्या था? एस का सारा हिस्सा जिसमें से बी निकल गया और ए इतना, तो ए और बी बार कितने के बराबर होगा? वेन डायग्राम में नजरें आप जोर से देखें तो आप कहेंगे यार ये तो ए के बराबर है, मतलब ए और इंटरसेक्शन बी बार में दोनों का कॉमन हिस्सा आना है। बी बार तो पूरा ही ग्रीन पार्ट है, पूरा ही एस है, तो बी नहीं है, और ए तो भाई ए है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ए हो। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब जब ए और बी दोनों दूर दूर लिखे हुए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? क्या ये 5 होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। अब यहाँ पे क्या निकालना था? इनका यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला वाला ए है और दूसरा 5 है, तो ये कितने के बराबर हो गया? कहिए ये ए के बराबर हो गया। तो इस प्रकार आप इसको ए कह सकते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में शायद आ रहा हो कि आप दोबारा एक एस लीजिए। अब इसमें ये बनाया ए, बस दो ही तो कंडीशन हो सकती थी यार, इधर वाला ए है, इधर वाला बी है, और ये बीच का हिस्सा इसका कितना है? कहिए ये दोनों का कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन। अब इसमें फिर मुझे बी बार चाहिए, मैं फिर से ग्रीन कलर का यूज करता हूं। ये पूरा तो हमारा एस था, तो भाई बी बार कितना होगा? बी बार होगा इस सारा का सारा, बस मैं मतलब बी गोले के अंदर नहीं जा सकता, ये सब। तो ये ग्रीन वाला जितना भी हिस्सा है, पूरा ग्रीन पार्ट, वो कितना है? बी बार। अब आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी बार सोचिए तो कितना है? ए तो भाई इतना पूरा हिस्सा है, पूरा ए यहां से, ये भी तो है। अब मैं इसको कलर बदल देता हूं, ये पूरा ए है फुल, लेकिन जब और बी बार कितना है? कहिए बी बार में ये पूरा बी को छोड़ दूंगा इसको, तो बी बार आया था, तो बी बार में ए का हिस्से तो शामिल है ये सब, लेकिन ये वाला जो बीच का हिस्सा है वो शामिल नहीं। क्यों? ये तो बी बार में शामिल नहीं, तो ए और बी बार का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वो जगहें होंगी जिसमें दोनों कॉमन पार्ट मौजूद होंगे, तो जिसमें ए इंटरसेक्शन बी बार में दोनों कॉमन पार्ट हो रहे हैं, तो ए का वो हिस्सा जिसमें ग्रीन कलर है और बी बार भी वही है इसमें ग्रीन, तो कितना हिस्सा हुआ? मैं कलर बदल देता हूं, इतना हिस्सा जो है ये और ये कितना है? ये ए इंटरसेक्शन बी बार है। अब इस ए इंटरसेक्शन बी बार को आप इसका यूनियन करा दें किसके साथ? कहिए मैं इसका ए इंटरसेक्शन यूनियन करा देता हूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ। वो कितना है? वो ये वाला हिस्सा है बीच का, तो ये दोनों मिलके मुझे क्या देंगे? कि ये दोनों मिलके मुझे ए देंगे। तो जैसे ये लाइन आती है किताबों में डायरेक्ट लिखी होती है, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं होते, वो कराए जाते हैं कि हाँ भाई ये एक्सप्लेन कैसे हुआ। तो दो ही केस हो सकते थे, या तो ए और बी आपस में ओवरलैप करते या नहीं करते, वो दोनों मैंने आपको बताया, दो तीन बार सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ए कैसा है। लेकिन इन दोनों में एक बात ये याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बार भी और ए इंटरसेक्शन बी भी, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि नीचे वाले के केस में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी बार ये ब्लैक वाला हिस्सा है और ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हिस्सा। अगर मैं इसको कलर से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये कितना है? ए इंटरसेक्शन, तो ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो ये दोनों अलग है। ऐसे ऊपर भी ए इंटरसेक्शन बी बार कितना था? ए था, और ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 5 था। ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। अगर ये डिसजॉइंट है तो अगर मैं इनके ऊपर पी लगा दूंगा, इधर भी और इधर भी, देखिए मैंने लगाया, ये थ्योरम में ये वाला पेज शामिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। इसका नेक्स्ट पेज पे यहां से ये जहां पे बताया गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मैंने पी लगाया दोनों पे, मैंने पी लगा दिया यहाँ पे, ये दोनों पे।
P लगाने के बाद पी ए यूनियन बी बाई एक्सियम 3 से अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं या डिसजॉइंट हैं तो ये P अलग, इनको प्लस में यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। अब A इंटरसेक्शन B बार इक्वेशन नंबर 1 से इतने के बराबर है और P इंटरसेक्शन B 2 से इतने के, ये दोनों 1 एंड 2 से, बस ये लिखते ही प्रूफ आ गया। ये कुछ खास नहीं था, खास हिस्सा यही था जो इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A और B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए प्रूफ, वी हैव पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये शायद थ्योरम 3 थी शुरू की, आपको यहाँ पे इसको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो पी इंटरसेक्शन बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आप जस्ट पी ए कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस पी बी आएगा, ये कितने के बराबर हो गया, पी बी बार के बराबर हो गया। तो बस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, पी ए और पी बी बार मिल गया। इससे क्या पता चलता है, ए और बी बार आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट केसेस, क्योंकि अगर दो चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए पी बी होता है, तो यहाँ पे बी बार है तो वहां से अलग हो गए। ये कोई खास थ्योरम नहीं था। आगे देखिए, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। कहते हैं सिंस ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी इंटरसेक्शन भी, मैंने पहले लिख दिया, इस बार पी ए और पी बी होगा। नाउ कंसीडर, अब इसको कंसीडर करिए, ए इंटरसेक्शन और पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ये यूनियन ऐसे बन जाता है। असल में ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ये शायद यहाँ तो नहीं, मैंने आपको फिजिक्स में कहीं प्रूफ कराए थे, हाँ फिजिक्स में डिजिटल में आपको प्रूफ कराए थे। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल बार, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, इसे याद कर लीजिए। अब अभी अभी आपने पढ़ा पी बी बार होता है 1 माइनस पी बी, तो पी ए यूनियन बी बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और पी ए यूनियन, देखिए ये मत समझना इंडिपेंडेंट में ये वो इंटरसेक्शन में होता है, यूनियन में थ्योरम 5 या 6 थी शायद, 6 थी शायद, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पिछला याद होगा तभी अगला हो। फिर माइनस अंदर ले जाइए, ले जाते जाते इक्वेशन 1 का यूज करके इसके दो टुकड़े कर दिए। इसको तो ऐसे ही रखिए, इन दोनों में से आपने पी बी कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आपने ये पी बी कॉमन लिया गया है, 1 माइनस पी ए कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस पी बी यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस पी ए बार और ये पी बी बार। कितना बढ़िया प्रूफ था, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार और पी बी बार है। इसमें कई पिछली थ्योरम्स लगी हैं आपको और कई इसमें डेफिनेशन सब सही से तैयार करिए। अब आते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। मान लीजिए 3 घटनाएं हैं आपके पास, ए बी और सी, 3 इवेंट्स हैं, वो इस प्रकार हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी भी अलग अलग, बी मतलब ए और बी भी आपके इंडिपेंडेंट, बी और सी भी इंडिपेंडेंट, सी और ए भी इंडिपेंडेंट और ये भी होता है। अगर ये 4 कंडीशंस हो जाती हैं तो ये आपस में तीनों इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। अब एक थ्योरम देखिए, अगर ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं देन ए यूनियन बी और सी भी इंडिपेंडेंट होंगे। सिर्फ इन दो को देखना है। हियर वी हैव टू प्रूव दैट अगर इन दोनों को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो इनका इंटरसेक्शन ऐसे टूट जाएगा। आप कहिए यार इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती थी, कहिए इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी। तो यहाँ पे इन दो को अगर दिखाना है, ए की जगह पे क्या है ए यूनियन बी और बी की जगह पे क्या है सी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इंटू पी सी। भाई ये तो दिखाना दोनों अलग अलग ऐसे हो। अब आप इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वन का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैसे तो अगर मैं लेफ्ट साइड से लगाऊं तो आपको शायद अच्छा लगता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको फिजिक्स में रूल लिखवाए थे। फिलहाल यहाँ राइट से लगाया, सी को अंदर ले जाइए तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब P यहाँ पे इसको A मानूं इसको B मानूं तो P A यूनियन B, यही इक्वेशन थ्योरम 5 या 6, तो P A प्लस P B माइनस इनका इंटरसेक्शन। अब पहला ऐसे रहेगा, दूसरा ऐसे, ये सब इंटरसेक्शन ही है, A इंटरसेक्शन C खोल दूं अगर ब्रैकेट तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लगेगा, लेकिन दो जगह पे इंटरसेक्शन आ भी गया तो अगर आप किसी चीज का 2 बार भी इंटरसेक्शन करें C से या 200 बार भी करें तो फर्क तो पड़ता नहीं, वो एक ही बार होगा। इसलिए आप इसको P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करा। प्रैक्टिकली सोचिए, 3 गिनतियां लीजिए, ए बी और सी, ए और बी निकाल लिए और सी के साथ इंटरसेक्शन एक बार करा दिया, आपको मैं दोबारा करा दूं इंटरसेक्शन सी के साथ तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो उतने का उतना ही रहेगा। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए बी सी म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, अगर है तो ये तीनों अलग अलग ये हो गए, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों ही नहीं, शुरू के दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर तीनों आपको म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कहने हैं तो ये सब ऐसे कंडीशंस को होल्ड करेंगे। तो बस आपने यहाँ पे इसको
इस जगह पे अलग अलग कर दिया। पीसी कॉमन लीजिए, कोई कहे यार पीसी क्यों कॉमन ले रहे हैं, कहना यार प्रूफ में पीसी को हमें बाहर दिखाना है, ये है ना इक्वेशन नंबर 1। आपने पीसी कॉमन ले लिया, पीसी जैसे कॉमन लिया आया पीए प्लस पीबी माइनस इतना। अब आप इसमें पीए प्लस पीबी, अब ये जो है ना लास्ट वाले पीए और पीबी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं पीए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना उसने। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये पी ए यूनियन बी बनाएंगे ना। क्यों बना रहे हैं, कहना ये लाना है ना राइट हैंड साइड, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में ये राइट हैंड साइड वन आ गया। तो इस प्रकार इक्वेशन 1 प्रूव हो गई, और प्रूव होते ही आप क्या कहेंगे, ए यूनियन बी और सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ये इसमें कई सारे हिस्से हैं, ये इससे छोटा, ये इससे और ये। देखिए वी नो दैट, ये वही है जो हमने अभी पिछली थ्योरम में डिस्कस किया था पूरे पेज पे। ए बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये डिसजॉइंट हो गए, तो आप नाउ पी लगा दीजिए इसको, और ये डिसजॉइंट है तो ये एक्सियम 3 से प्लस में बदल जाएगा। नाउ एक्सियम 1 किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो अगर ये चीज 0 से बड़ी है, अब ये इक्वेशन 1 में मैं इस टर्म को हटा देता हूं, या तो ये 0 था, अगर ये 0 था तो पी ए बराबर पी इंटरसेक्शन बी आएगा, और अगर ये 0 से बड़ा था तब इसको हटाने से पी ए जो है वो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। सोचिए ना, यहाँ पे इक्वालिटी है, ये बराबर इन दो के सम के हैं, जैसे ये हट जाएगा तो जाहिर सी बात है पी ए बड़ा हो जाएगा, उसमें से एक टर्म कम हो गया। तो अब और अगर बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर से गुजर रहा हो तो सोचिए, अगर 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, अचानक 2 ड्रॉप कर दो यहां से, तो 5 ग्रेटर देन तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हटा दूं तो पी ए इससे हमेशा बड़ा होगा, लेकिन आपको इक्वल भी तो लगाया है, क्योंकि ये जो चीज हटाई है ये 0 भी हो सकती थी, इसलिए ये इक्वल भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ये सोचिए बस इसके बारे में। सिमिलरली अगर मैं पी ए को ऐसे लिख सकता हूं तो पी बी को भी लिख सकता हूं, तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी था तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ये लिखते हैं, वो आपस में बराबर होता है। इसको एक तरफ ले आइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तरफ लाके इक्वेशन 3 डैश। नाउ पी ए यूनियन बी आपको पता है इतने के बराबर होता है। अब आप इसमें से ऐसा करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट में लिखते ही ये इक्वेशन 3 डैश बन गई। अब ये जो चीज है ये तो 0 या 0 से बड़ी है, फिर राइट का अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं तो पी ए यूनियन बी या तो पी ए के बराबर अगर 0 है तो, और अगर 0 से बड़ा है तो ये पी ए से बड़ा हो जाएगा। इसको मिरर दिखा दीजिए, इसको लौटा के ऐसे लिख देंगे। ये वही लॉजिक लगाया जो इक्वेशन 2 में लगाया था, वही लॉजिक यहाँ लगाया। जब इसको हटा दूंगा तो पी ए यूनियन बी से डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। इसको आप उल्टा, यहाँ पे भी लिखा है ये चीज इससे बड़ी है, यहाँ पे भी यही लिखा है पी ए यूनियन बी पी ए से बड़ा है। और इक्वेशन नंबर 4 से इसमें भी अगर ये माइनस वाला टर्म हटा दें, सोचिए ये बराबर इसके है, ये 3 टर्म्स, 2 का सम माइनस का, मतलब ये पी ए प्लस पी बी पी ए यूनियन बी से बड़ा होगा। इसमें जब आपने कुछ माइनस करा, जब इन दोनों में से कुछ घटाया, तभी तो ये पी ए यूनियन बी के बराबर बचा। अब ये घटाने वाली चीज अगर मैं हटा दूंगा तो पी ए प्लस बी भी ऑटोमेटिकली पी ए यूनियन बी से बड़े बन जाएंगे। लॉजिक सोचिए, और ये सोचिए कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसी को क्यों हटाया, अरे यार यही प्रूफ लाने। तो बस अब आप इक्वेशन 2 से, पहले 2 लिखिए यहाँ पे, तो ये पी ए यहाँ लिखा ना पी ए इससे बड़ा है, तो यहाँ पे भी यही लिखा है पी ए इससे बड़ा है, बस मैंने पहले पी ए लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू वही लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू इतना। उसके बाद मैं गया इक्वेशन नंबर 5 पे, यहाँ लिखा है पी ए लेस देन इक्वल टू इतना, तो पी ए तो आगे आ गया था 2 से, तो लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी। और इक्वेशन 6 में पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी से छोटी। तो बस इतनी सी बात है, आप इसको यहाँ पे इसको सही से तैयार करिए, और इसको सही से आप सारी थ्योरम्स को तैयार करिए, और सॉल्व एग्जांपल्स मस्ट हैं इसके, वो आप करिए। बस इसके बाद बेस थ्योरम है, मैं सोचता हूँ वो 12th में भी आपने पढ़ी थी, तो आप 12th क्लास से बेस थ्योरम तैयार कर लें और उसके न्यूमेरिकल वहां से कर लें, और अपनी बुक के सॉल्व एग्जांपल कर लें। ये चैप्टर इस प्रकार पूरा हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं बेस थ्योरम भी लिख दूंगा, अब कहाँ मैं लिखूंगा, फिर आप पढ़ेंगे, आप अपनी 12th की बुक से तैयार कर लें तो बेहतर होगा। ओके।